Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो पावर शेयरिंग का पार्ट टू होगा। ठीक है, आज हम इसका पार्ट टू डिस्कशन करेंगे। पार्ट वन में हमने श्रीलंका एंड बेल्जियम दो कंट्रीज़ के स्टेटस के बारे में जाना। ठीक है, कि डेमोक्रेसी होने के बाद भी वहाँ किस तरीके से अनस्टेबिलिटी थी। तो श्रीलंका की स्टोरी हमने यहाँ पर पढ़ ली थी कि श्रीलंका में किस तरीके से तमिल और सिंघाला बोलने वाले लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, मेजॉरिटीज़म जो था श्रीलंका में वो किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक है, आज जो हम देखेंगे बेटा वो होगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन का मतलब आप समझिए कि सबसे पहले एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है समझदारी। ठीक है, कि बेल्जियम ने सत्ता को चलाने में किस तरीके से समझदारी दिखाई, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में जहाँ पर लिखा हुआ है कि इन बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, ये डिफरेंट पाथ किन के लिए कह रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है कि श्रीलंका में जिस तरीके से हुआ बेल्जियम में उस तरीके से नहीं हुआ। तो जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। ठीक है, उसके बारे में लिखा है कि दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, की उन्होंने रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ जो थी उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने मेजॉरिटी नहीं थोपी लोगों के अंदर कि हाँ हम डच बोलने वाले ज़्यादा हैं या फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा हैं तो हम लोगों को डोमिनेट करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिटवीन 1970 एंड 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि 1970 से लेकर 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, संविधान को बदला। क्यों? ताकि वहाँ जो डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते थे, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे, वो सारे के सारे एक साथ टुगेदर विद द सेम कंट्री की सेम कंट्री में बराबर इक्वल राइट्स के साथ रह सकें। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे जहां लिखा है द अरेंजमेंट दे वर्क आउट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेट। ठीक है, इनोवेटिव, कि ये जो इनका अरेंजमेंट था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, लोगों के साथ रहने का, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को समान राइट्स देने का, ये बाकी अदर कंट्री से पूरी तरीके से डिफरेंट था और इनोवेटिव था, जिसको हम कल्पनाशील बोलते हैं कि बाकी कंट्री ऐसा सोच भी नहीं सकती। हियर आर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं बेल्जियन मॉडल के जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये ग्लॉसरी देखें जहाँ सिविल वार लिखा हुआ है कि a violent conflict between opposing group within a country that becomes so intense that is appears like a war। कि क्या होता है जब गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, कि दूसरी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट का अपोज करते हैं। ठीक है, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपोजिंग ग्रुप जो दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके ये एक इंटेंस हो जाता है और एक युद्ध की स्थिति बन जाती है जिसे सिविल वॉर कहा जाता है। चलिए देखेंगे हम बेल्जियन मॉडल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पर डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल नंबर्स पर होंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर दैट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लैंग्वेज ग्रुप। ठीक है, यदि क्या होता है कि कुछ विशेष कानून, यदि उनको कोई विशेष कानून बनाना है तब दोनों भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका क्या लगेगा, उनका उन्होंने बोला कि उनका जो बहुमत होगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ईच लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है, कि जो दोनों भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं उनका जो बहुमत होगा तभी वो कोई विशेष लॉ जो है वो पास किया जाएगा। फिर लिखा है यहाँ पर कि दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब होता है बेटा एक अधिकार, आप कह सकते हो उसको, या एक तरफा बोल सकते हो कि कोई भी फैसला एक तरफा नहीं होता है ना, सबकी मेजॉरिटी के साथ होता है। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि जो बहुत सारी पावर्स हैं तो उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियाँ होती हैं वो दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को दे दी जाती है। कैसे? जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि राज्य सरकारें जो हैं, यहाँ पर लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट। नॉट सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब अधीन होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, की जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी उनको अलग से राइट दिए गए हैं कि आप अपना राज्य चला सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन वर्क नहीं करेंगी।
नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर क्या है, एक अलग गवर्नमेंट है जहाँ पर दोनों ही कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। की ब्रुसेल्स में क्या किया कि वहाँ के जो लोग थे फ्रेंच बोलने वाले, उन्होंने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि डच बोलने वाले लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना है मॉन्टेन्सबर्ग करके, ये दोनों एक ही जगह हैं, ठीक है, एक ही जगह है और एक ही जगह के दो टाइप से पते दिए गए हैं, एक फ्रेंच लैंग्वेज में है और एक डच लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जहाँ पर लिखा है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पर तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी सामुदायिक गवर्नमेंट। इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि किसी भी लैंग्वेज कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कि डच है, फ्रेंच है, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, ये मैटर नहीं करता वो कहाँ रहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहीं भी बन सकती है। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। की इस गवर्नमेंट को, ठीक है, उनके पावर, उनके कल्चर और एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़ पर सरकार से बात करने के पूरा राइट्स होता है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अब देखेंगे कि यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको लगता होगा कि बेल्जियम का मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इट इन नीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, और ये बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए खुद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन यहाँ का जो अरेंजमेंट था बहुत अच्छे से वर्क किया और एक सफल मॉडल रहा। दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major communities and a possible division of the country on language stake, ठीक है। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का, उन्होंने क्या किया कि सिविल वॉर को अवॉइड कर दिया। जो सिविल वॉर श्रीलंका में हुआ वो यहाँ पर नहीं हुआ, यदि यहाँ होता तो पॉसिबल था कि कंट्री का डिवीज़न भाषावाद के आधार पर हो जाता। फ्रेंच और डच बोलने वाले जो लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज़ की मांग कर सकते थे। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। कि जब बहुत सारी यूरोपीय कंट्री जो थी एक यूरोपियन नेशन बनाने की बात कर रही थी, यूरोपियन यूनियन बनाने की बात कर रही थी, तो ब्रुसेल्स में उसका हेडक्वार्टर बनाया गया, ठीक है। आगे लिखा है एक न्यूज़पेपर आपको रीड करने के लिए बोला, ये एक्टिविटी वर्क है कि एक न्यूज़पेपर रीड करने के लिए बोला, डिफरेंट टाइप की कॉन्फ्लिक्ट जो लोग करते हैं, ठीक है, उनकी कटिंग करने को बोली और आपसे फाइंड आउट करने को बोला कि क्यों लड़ाइयाँ हुई उस देश में, क्या रीज़न था, क्या पावर शेयरिंग उसका रीज़न था, अलग अलग है, इनको आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, कि हमने इन दोनों स्टोरी से क्या सीखा। ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो बेल्जियम और श्रीलंका की जो दो स्टोरी हमने पढ़ी, इनसे हमने क्या सीखा, ठीक है। यट दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, कि दोनों ने अपने यहाँ पावर शेयरिंग को डिफरेंटली डील किया। श्रीलंका ने चाहा कि हम मेजॉरिटीज़ को डोमिनेट कर लें, मेजॉरिटी हैं हम माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करें, पर बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and region। कि बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ के लीडर को ये समझ में आ गया कि कंट्री की यूनिटी के लिए क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान होगा, ठीक है, अदरवाइज कंट्री डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, कंट्री टूट जाएगी। सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर, ठीक है, और यही रियलाइजेशन जो था उसने क्या किया कि पावर शेयरिंग को एक बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया, ठीक है, म्यूचुअली एक्सेप्टेड, यानी कहने का मतलब था कि फ्रेंच और डच दोनों भाषा के लोगों ने एक साथ मिलकर इसको एक्सेप्ट किया। श्रीलंका शोज अस आ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका इससे अलग एग्जाम्पल था, ठीक है। क्यों अलग एग्जाम्पल था, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी के लोग डोमिनेट करना चाहते थे। It shows us that if a majority community want to force its dominance over other and refuse to share power, और उन्होंने पावर को शेयर करने से रिफ्यूज कर दिया, it can undermine the unity of the country। अंडरमाइन का मतलब होता है संकट, ठीक है, इससे क्या हुआ कि कंट्री की जो यूनिटी थी वो संकट में आ गई, ठीक, क्योंकि वहाँ सिविल वॉर हो गया। चलिए आगे ये इमेज आपको दिख रही है, देखिए यहाँ लिखा है जर्मन गवर्नमेंट, द जर्मन इंजीनियर,
ठीक है, कि जर्मन के इंजीनियर ने इस डायग्राम को बनाया है। अब इस डायग्राम में ऐसा क्या दिख रहा है जो अलग है आपको, ठीक है, अलग क्या दिख रहा होगा इस डायग्राम में, आपको दो स्टीयरिंग व्हील्स दिख रहे हैं। क्या आपने अपनी कार में या फिर आपने जो कार देखी वहाँ पर दो स्टीयरिंग व्हील्स देखे? नहीं देखे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जर्मनी के अंदर दो गवर्नमेंट्स का शासन चल रहा था। देखिए यहाँ पर 2005 के इलेक्शन के बारे में बात की है कि यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग थे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा कि द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग द जर्मन ग्रांट कंडीशन कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का होता है मिलकर बनाना, जो गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार होती है उसको कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। द इंक्लूड्स द टू मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वहाँ दो पार्टीज़ हैं, ठीक है। 2005 के इलेक्शन में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने अपने धर्म को लेकर, ठीक है। चलिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग को क्यों डिजायरेबल माना गया है, कि पावर शेयरिंग यदि नहीं होगी तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पावर शेयरिंग के बारे में कि दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के रीजन में दो अलग अलग रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्टली देखिए लिखा है कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, कि इसलिए अच्छा है पावर शेयरिंग कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है, कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग समाज के जो लोग हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, कि इससे क्या होता है बेटा, जब सोशल वायलेंस होता है, जब लोग वायलेंस करते हैं तो आगे चलकर ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति आ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है देश में। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। नेक्स्ट लिखा है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, ठीक है, कि मेजॉरिटी का दूसरे ग्रुप पर डोमिनेंस करना या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी की सरकार बनाना वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, लेकिन लंबे समय के बाद क्या होता है, इससे जो हमारे देश की यूनिटी है वो खतरे में पड़ जाती है। फिर लिखा कि टेररनी का मतलब होता है आतंक, ठीक है, कि जब मेजॉरिटी को शासन दे दिया जाएगा तो उन पर एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी, वो आतंक करने लगेंगे। तो यहाँ लिखा कि टेररनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, इट ऑफन ब्रिंग रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल, कि जो मेजॉरिटी को पावर देना होता है बेटा, उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए खतरा नहीं है, माइनॉरिटीज़ को बस नुकसान नहीं पहुंचाते, वो मेजॉरिटी के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। देर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। अब सेकेंड रीजन है जो कि डीपर रीजन है, यानी गहरी सोच वाली बात है, जिसमें इसमें लिखा है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, की पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी की स्पिरिट माना गया है, आत्मा माना गया है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पावर शेयरिंग जो है, ठीक है, कि पावर शेयरिंग इज डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व, कि डेमोक्रेटिक रूल में ही, डेमोक्रेटिक कंट्री जो बनाने के लिए जो रूल बनाया गया था उसमें ही पावर शेयरिंग को इनपुट किया गया है। एंड हु हैव लिव विद इट्स अफेक्ट, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं सबको बराबर का राइट्स मिलना चाहिए। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ठीक है, लोगों को ये राइट्स होना चाहिए कि वो कंसल्ट करें कि कैसे गवर्नमेंट चलाना है। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system, कि एक लेजिमेंट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि लेजिमेंट गवर्नमेंट जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक अच्छी सरकार या वैध सरकार वही सरकार होती है जहाँ के लोग, जहाँ के सिटीजन्स पार्टिसिपेशन करें और गवर्नमेंट से अपने पार्टिसिपेशन के थ्रू जुड़ें। अब यहाँ पर नाम दिया है कि लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, की पहला जो हमने यहाँ पर रीजन पढ़ा उसको हम प्रूडेंशियल बोलते हैं। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेटा युक्ति परक, यानी युक्ति से बनाया गया रीजन। एंड द सेकेंड मोरल, और सेकेंड है नैतिक। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, कि इन्होंने पावर शेयरिंग को एक बेटर आउटकम्स माना है। वहीं मोरल रीजन क्या कहता है, मोरल रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूबल, और मोरल रीजन में हम देखें तो पावर शेयरिंग को वैल्यूबल यानी एक नैतिकता की बात कही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दो लड़कियों के बारे में लिखा है, ठीक है, एक लड़की का नाम है यहाँ पर एनीते जो कि बेल्जियम की है, और एक लड़की जो
है यहाँ पर, उसका नाम है, आगे देखते हैं यहाँ पर, एनीते स्टडीज इन डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम, मैनी फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स हर स्कूल वांट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बी फ्रेंच। इसके बाद है सेल्वी, स्टडीज़ इन स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, कि यहाँ एनीते एंड सेल्वी दो लड़कियाँ हैं। एनीते जो है वो डच मीडियम की लड़की है, डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फ्रेंच वाले हैं और वो चाहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई हो। इसी तरह सेल्वी जो कि श्रीलंका के एक स्कूल में पढ़ती है, ऑल द स्टूडेंट इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग एंड दे वांट टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विद तमिल, और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ तमिल बोलने के हैं, तमिल बोलने वाले हैं और वो चाहते हैं कि तमिल में शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पर आपसे बोला है कि कौन सा तरीका बेहतर है वो आप बताइए। इसके बाद यहाँ पर प्रूडेंशियल के बारे में लिखा है, मैंने बता दिया है प्रूडेंशियल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है खलील्स डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है उलझन, और खलील एक लड़के का नाम है, ठीक है। ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को आप रीड करेंगे, आप देखेंगे कि क्या है इस स्टोरी में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर विक्रम बेताल से आपको कनेक्ट करने की कोशिश की है कि ये विक्रम और बेताल हैं, कि विक्रम जब बाइक में चलता है तो सोना जाए इसलिए बेताल उसको क्या करता है, कहानी सुनाता है। तो वो एक कहानी सुना रहा होता है यहाँ पर, जो कि एक जगह की कहानी है, कि बैरूत शहर की कहानी है, कि बैरूत शहर में खलील किस उलझन में है, ठीक है। कि उसके पिता जो थे वो ईसाई थे और मम्मी जो थी वो एक सुन्नी मुस्लिम थी, यानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे उसके फादर, और मम्मी जो थी सुन्नी मुस्लिम थी। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ये थोड़ा सा रीड करेंगे और समझेंगे आप, ठीक है। ये स्टोरी आपके लिए होमवर्क होगा इसको समझना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम देखेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, की पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म होते हैं, और वो तीसरा पार्ट होगा और वो आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।